गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम चैप्टर 4 करेंगे, दैट इज़ योर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। क्लास 11th में भी ये पढ़ा था हमने। इट इज़ अ क्वाइट इजी चैप्टर एंड ज़्यादा टफ या कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ है नहीं इसमें। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर 4। पहले लेट्स हैव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट CWSN। अब CWSN का फुल फॉर्म होता है योर CWSN is equals to children with special needs। अब इन्हें हम CWSN कहते हैं, मतलब पूरे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, या फिर एक टर्म और है दिव्यांग। कूल। अब वो चिल्ड्रन मतलब CWSN वो चिल्ड्रन होते हैं जिन्हें फिजिकल इंटेलेक्चुअल या सेंसरी या फिर इमोशनल चैलेंज फेस करने होते हैं। CWSN किसको, मतलब इनमें क्या मेन जो पढ़ते हैं, फिजिकल इंटेलेक्चुअल, वी डोंट राइट मेंटल, ओके डैट वो टर्म थोड़ा अलग ही हो जाता है फिर। सेंसरी एंड इमोशनल और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स या दिव्यांग। कूल। शॉर्ट नोट्स ही हैं, सॉरी फॉर द राइटिंग, स्टाइलस का पता नहीं क्या हुआ है, बट या ओके। अब इन बच्चों को हम नॉर्मल चिल्ड्रन के कंपैरिजन में नहीं रखते, मतलब इन चिल्ड्रंस को नॉर्मल चिल्ड्रन के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा केयर सपोर्ट और स्पेशल टीचिंग मेथड्स की ज़रूरत होती है। कूल। फिज़िकल एजुकेशन में CWSN के लिए सिर्फ गेम्स नहीं है, बाकी ओवरऑल डेवलपमेंट का एक स्ट्रॉन्ग टूल भी है। फिज़िकल एजुकेशन उनकी फ़िज़िकल फिटनेस को इम्प्रूव करता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है और सोशल इंटरेक्शंस बढ़ाता है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ से CWSN चिल्ड्रन अपनी एबिलिटीज़ को पहचानते हैं। ये मतलब फ़िज़िकल एजुकेशन उन्हें इंडिपेंडेंट बनाना सिखाता है। रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटीज़ से उनकी कोऑर्डिनेशन और बैलेंस को बेटर करता है। अब इस चैप्टर में हम डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ पढ़ेंगे और उनके लिए सूटेबल फिजिकल एक्टिविटीज़ को समझेंगे। ये टॉपिक बोर्ड के लिए मतलब ये टॉपिक बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। एज ऑफ इतना नहीं है, अगर तुम और क्वेश्चंस कर रहे हो तो। सो अगर हम आगे पढ़ना शुरू करें तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट अ डिफरेंस बिटवीन डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। आखिर होता क्या है, मतलब कौन द सीरियस है या क्या है, ठीक, उस कंसेप्ट को समझते हैं हम। अब अगर हम बात करें डिसेबिलिटी की, तो डिसेबिलिटी इज़ रिडक्शन ऑफ फंक्शनल एबिलिटी टू लीड डेली फ्रूटफुल लाइफ। समझे? डिसेबिलिटी का मतलब है किसी एबिलिटी का लिमिटेड होना। CWSN को मेनली मतलब हम
4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं जो मैंने आपको आगे बताई थी, सेंसरी, इंटेलेक्चुअल वाली। अब फिज़िकल डिसेबिलिटी में, चलो ये पैरामीटर्स जो ये वाले हैं, कहाँ गया, ये वाले बाद में पढ़ेंगे, पहले इनका बेसिक डिफरेंस ही समझ लेते हैं। सो इट रेफर्स that refers to a condition that impairs a person's ability to perform daily activities, often involves limitations in mobility, sensory perceptions of cognitive functions, can be physical, intellectual, psychiatric in nature, may result from congenital conditions or accidents or illness। ठीक, now let's टॉक अबाउट डिसऑर्डर्स। ये जो मैंने टेबल लिखा है ना, इसको याद कर लेना, ये टेबल तुम्हारा इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब pertains to a disturbance in normal physiological or psychological function, involves deviations from typical patterns of thoughts, emotions or behaviors, can be temporary, chronic and may affect various aspects of life, examples including your anxiety disorder, mood disorder, psychotic disorders। अब मैं आपको इनको सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो तुम्हें मतलब पहले हम तुम्हारी बुक में सम ऑफ द जो फिलोसफर्स की दी गई मतलब डेफिनेशन है वो पढ़ते हैं। सो डिसेबिलिटी इज़ द रिडक्शन ऑफ फंक्शनल एबिलिटी टू लीड डेली फ्रूटफुल लाइफ। अब WHO के हिसाब से तुम्हारी डिसेबिलिटी क्या होती है? अ डिसेबिलिटी इज़ अ रिस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इन मैनर ऑफ या और विद इन द रेंज कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर अ ह्यूमन बीइंग। मतलब लिमिट कर देती है, जो मैंने आपको ये स्टार्टिंग में ये बोला था ना, ये लिमिट कर देती है। तो और डिसऑर्डर को यूजुअली मेंटल डिसेबिलिटीज़ के लिए यूज़ करा जाता है एज पर योर बुक्स। अगर मैं अपने सिंपल टर्म्स में समझाऊं कि इन दोनों में काइंड ऑफ योर मतलब, सो इट वुड बी लाइक कि डिसेबिलिटी, if you first talk about your disability, डिसेबिलिटी, अब मतलब चलो डिसेबिलिटी पे आते हैं। सो योर डिसेबिलिटी का मतलब होता है किसी पर्सन की फिजिकल, मेंटल या सेंसरी एबिलिटी में कमी, जिसकी वजह से नॉर्मल जो तुम डेली एक्टिविटीज़ या सोशल पार्टिसिपेशन दिखाते हो वो प्रॉपरली नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, चलने में दिक्कत, देखने और सुनने में दिक्कत, तुम्हारे समझने और सीखने में दिक्कत, ये तुम्हारी डिसेबिलिटी है। अब अगर मैं डिसऑर्डर की बात करूं तो तुम्हारा डिसऑर्डर का मतलब होता है बॉडी या माइंड मतलब बॉडी और माइंड तुम्हारा नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, फंक्शन में थोड़ा डिस्टर्बेंस है, जो डिजीज़ जैसे हो सकता है या बिहेवियरल रिलेटेड हो सकता है, जैसे ADHD, OCD, ये नई चीज़ आई है जो तुमने 11th में नहीं पढ़ी होगी। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD जिसको कहते हैं, डायलेक्सिया, OCD इज़ ऑप्टिमम कंसेप्ट डिसऑर्डर, मतलब इसे गंदगी नहीं पसंद होती। अब अगर मैं तुम्हें इसमें पॉइंटर्स वाइज भी बताऊँ ना, तो जस्ट नोट कि डिसेबिलिटी तुम्हारी लॉन्ग टर्म की होती है, वहीं डिसऑर्डर तुम्हारा टेम्पररी होता है। कूल, और पॉइंट बता रही हूँ इजी याद रखने के लिए, और ये ट्रीटमेंट के थ्रू सही हो सकता है, पर ये परमानेंट रहता है। ठीक, अब अगर और शॉर्ट डिफरेंस बताऊँ एग्ज़ाम के लिए, तो लिखो पहले ये डिसेबिलिटी,
और ये डिसऑर्डर। चाहे तो यही वाला वो बना कर आ जाना टेबल वहाँ पे एग्ज़ाम में। एबिलिटी की कमी, और इसमें होता है तुम्हारा फंक्शनिंग की कमी। ठीक, ये ज़्यादातर परमानेंट होता है, ये परमानेंट और टेम्पररी दोनों होता है। ये तुम्हारा फिज़िकल और मेंटल लिमिटेशन लगाता है, और ये तुम्हारा बिहेवियर और साइकोलॉजिकल इश्यूज से रिलेटेड होता है। अब इसका एग्जाम्पल हो सकता है तुम्हारा ब्लाइंडनेस, इसका एग्जाम्पल ADHD, OCD, ऑप्टिमम डिसऑर्डर। तो डिसेबिलिटी एबिलिटी की लिमिटेशन है, जबकि डिसऑर्डर फंक्शनिंग का इम्बैलेंस है। ठीक, समझ आ गया? ये स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इग्नोर द राइटिंग, मैं फिर भी तुम्हारे लिए वापसी पढ़ देती हूँ क्या लिखा है मैंने। डिसेबिलिटी एबिलिटी की कमी है और ये फंक्शनिंग की कमी है। ये ज़्यादातर परमानेंट रहती है, ये परमानेंट और टेम्परेरी दोनों के केसेस होते हैं। इसमें फिजिकल और मेंटल चीज़ें इफेक्ट होती हैं, इसमें बिहेवियर और साइकोलॉजिकल। और इसका एग्जांपल है ब्लाइंडनेस, इसका है ADHD, OCD, ऑप्टिमम डिसऑर्डर, बहुत सारे। ठीक है, विल टॉक अबाउट देम आफ्टरवर्ड्स। समझ आया अब डिसेबिलिटी डिसऑर्डर? अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी की। डिसेबिलिटी मैंने बता दिया था। अब इसकी जो टाइप्स हैं वो आते हैं तुम्हारे फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सेंसरी एंड लर्निंग डिसेबिलिटी। अब इसमें इफ़ आई से, तुम अगर बुक में देखो, दे आर गिवन टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी में तुम्हारा कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, बस यही दिया हुआ है। तो अब इसमें जो तुम्हारा लर्निंग है ना, या इंटेलेक्चुअल, ये लर्निंग वाला जो है, इसमें आई हैव एडेड योर सेंसरी डिसेबिलिटी वाली चीज़। इफ़ यू डोंट वांट, इसको स्किप कर देना, बट आई थॉट कि ये थोड़ा यूज़फुल रहेगा, इसलिए मैंने ये तुम्हें बता दिया। अब लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट योर फिजिकल डिसेबिलिटी। तुम्हारे बुक में फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव ही दी हुई है। कॉग्निटिव तुम्हारी इससे भी आ जाती है। ओके, सो या फर्स्ट फिजिकल डिसेबिलिटी की बात करते हैं। A physical disability is a limitation of an individual's physical functioning, like your mobility, like your sleep, like apple pie, and impairments जो होते हैं such as बहुत सारे। So अब अपने टर्म्स में अगर मैं बोलूँ फिजिकल डिसेबिलिटी क्या होता है, फिजिकल डिसेबिलिटी में बॉडी मूवमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, जैसे तुम्हारा पैरालिसिस, तुम्हारा लोकोमोटर डिसेबिलिटी। अब इंटेलेक्चुअल की बात करूं, एज पर योर फर्स्ट ऑफ ऑल बुक के हिसाब से। अच्छा, फिजिकल डिसेबिलिटी में एक चीज़ और है, सिंपल वर्ड्स में, अ फिजिकल डिसेबिलिटी इज़ वन दैट अफेक्ट्स अ पर्सनस मोबिलिटी और डेक्सेटिलिटी। इफ़ नाउ आई टॉक अबाउट योर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तुम्हारी मतलब इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग और बिहेवियर के मतलब बीच की चीज़ होती है, लिमिट कर देती है दोनों चीज़ों को। सो द इंटेलेक्चुअल जो तुम्हारी डिसेबिलिटी होती है वो बिफोर द एज ऑफ 18 ईयर्स से ही स्टार्ट हो जाती है। ये तुम्हारी साइकेट्रिक डिसेबिलिटी हो सकती है, जहाँ पे तुम मतलब ईजी लाइफ को कवर अप नहीं कर पाते हो, जल्दी नहीं समझ पाते हो। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में लर्निंग और थिंकिंग स्पीड तुम्हारी स्लो होती है। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट योर सेंसरी डिसेबिलिटी, सेंसरी डिसेबिलिटी में विजन या हेयरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। इसके तुम्हारे एग्जांपल हैं ब्लाइंडनेस और डेफनेस। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट योर लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी में चाइल्ड नॉर्मल होता है पर रीडिंग, राइटिंग या कैलकुलेशन में डिफ़िकल्टी होती है, लाइक योर तारे ज़मीन पर में जो ईशान था। अब
इफ़ आई से फॉर योर कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, इसको ही बोलते हैं, इट्स एन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो तुम्हारी एक ऑब्स्ट्रक्शन की तरह काम करती है तुम्हारे प्रोसेस प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन करने में। ये 3 टाइप की होती है मेमोरी, मतलब इसके जो डिसऑर्डर होते हैं। इस इफ़ आई से ना डिसेबिलिटी बड़ा है, डिसेबिलिटी के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं वो डिसऑर्डर्स हैं। कूल। इसमें तुम्हारी मेमोरी आती है, हाइपर एक्टिविटी और डायलेक्सिया आता है। ये 3 बीमारी हैं इसके अंदर। व्हाट डिड आई जस्ट सेड is your memory disorder, your dyslexia, your hyperactivity। अब मेमोरी और ये 3 चीज़ हैं क्या? मेमोरी में तुम्हें कभी कभी सुनने में और याद करने में चीज़ें दिक्कत होती है। वहीं हाइपर एक्टिविटी में तुम एक जगह पे बैठ नहीं पाते, मतलब किसी किसी को आदत होती है कि लंबे टाइम तक एक जगह पे नहीं बैठ सकते, शांत नहीं बैठ सकते, बिना मूवमेंट के नहीं बैठ सकते। और डायलेक्सिया में मतलब राइटिंग, तुम्हारे लिखने बोलने में सुनने में दिक्कत होती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ ये। अच्छा, ये आगे मैंने डिस्क्राइब कर रखी थी, तो ये पॉइंटर्स हैं, जस्ट रिमेंबर देम। मैंने वैसे स्लाइड पे ही समझा दिया, बट दीज वर द पॉइंटर्स। इंटेलेक्चुअल का ये है बिलो एवरेज इंटेलिजेंस। इसमें तुम्हारा आईक्यू की बात होती है, वो नॉर्मल स्टूडेंट मतलब नॉर्मल इंडिविजुअल से कम होता है। लिमिटेड अडेप्टिव बिहेवियर रिक्वायर स्पेशल टीचिंग। इंटेलेक्चुअल के लिए बनाई थी मैंने, हाँ स्पेशली। नाउ ये मैंने पीछे ही पढ़ाई है, तो मैं माइल्ड मॉडरेट सीवियर और प्रोफाउंड, वो मेमोरी, तुम्हारी जो मेमोरी वाली और डायलेक्सिया और हाइपर एक्टिविटी बताई थी, ये उसी के स्टेजेस हैं तुम्हारे, कि माइल्ड में कौन सी आती है, मॉडरेट में कौन सी आती हैं, प्रीफॉन्ड में कौन सी आती है। ये मैंने जस्ट आपके इजी उसके लिए बताया था, बट मैंने तुम्हें एक ही स्लाइड में सारा समझा दिया। ये तो जस्ट पॉइंटर्स थे तुम्हें समझाने के लिए नॉर्मली। सो अच्छा, फिजिकल डिसेबिलिटी भी लिखा, मतलब हर चीज़ के, हाँ वो भी मैंने बनाए थे, आई जस्ट फॉरगॉट। लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है, एम्पुटेशन है, सेरोप्लासी एक एग्जांपल है इसका। नेक्स्ट वी हैव योर विजुअल एम्पावरमेंट्स, ये वही है तुम्हारी सेंसरी वाली, दिखना थोड़ा कम होता है। और चला राइट हियर सेंसरी, पीपीटी फिर मैं बाद में देती हूँ ना, ये इसी का ही पार्ट है, हेयरिंग एम्पावरमेंट भी। ओके, पीपीटी ख़त्म हो गई। ओके फाइन, नाउ लेट्स टॉक। अगर मैं तुम्हें एक ब्रीफ दूँ इस पूरे उसका, तो हर डिसेबिलिटी का नेचर डिफरेंट होता है। फिजिकल एजुकेशन टीचर का रोल होता है एक्टिविटीज़ को चाइल्ड की नीड के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना। ये इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करता है। चलो यार, मैं तुम्हें एक बार फिर से मतलब इन चीज़ों का बता ही देती हूँ, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मतलब होता है जब चाइल्ड का आईक्यू नॉर्मल से कम होता है। ऐसे चिल्ड्रन लर्निंग में स्लो होते हैं और डेली लाइफ स्किल्स में सपोर्ट उनको चाहिए होता है। ये डिसेबिलिटी तुम्हारी बर्थ या बिफोर बर्थ से ही होती है, मतलब इन मदर्स वूम, सॉरी अर्ली चाइल्डहुड में डेवलप होती है। अर्ली चाइल्डहुड इज़ योर बिफोर 18। अब इन चिल्ड्रंस को इंस्ट्रक्शन सिंपल और क्लियर देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आगे से जाके लेफ़्ट लेके राइट लेके सीधा चले जाना, 50 डिग्री घूम जाना, 80 डिग्री घूम जाना, नहीं, ऐसी चीज़ नहीं। फिजिकल एक्टिविटीज़ इनके लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। सिंपल गेम्स उनकी मेमोरी और कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करते हैं। ग्रुप एक्टिविटीज़ से इनका सोशल बिहेवियर डेवलप होता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो फिज़िकल एजुकेशन के थ्रू इन चिल्ड्रन को हम एक्टिव और इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, ठीक। अब मैं इसमें तुम्हें माइल्ड और इमोडरेट बताया थी, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। माइल्ड डिसेबिलिटी में तुम्हारा चिल्ड्रंस की बेसिक एजुकेशन की बात करते हैं हम, मतलब बेसिक एजुकेशन ले सकते हैं। मॉडरेट डिसेबिलिटी में तुम्हारी जो लर्निंग स्पीड होती है वो स्लो होती है। सीवियर और प्रोफाउंड में तुम्हारी डिसेबिलिटी तुम्हारी डेली एक्टिविटीज़ को
मतलब डेली एक्टिविटीज़ के लिए सपोर्ट चाहिए होता है तुम्हें। अब फिज़िकल एजुकेशन एक्टिविटीज़ लेवल के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन की जाती हैं। माइल्ड केसेस में सिंपल स्पोर्ट्स सिखाया जाता है, सीवियर केसेस में मूवमेंट बेस्ड एक्टिविटीज़ यूज़ होती हैं, और इनका मेन एम होता है फंक्शनल एबिलिटी इम्प्रूव करना। अब हर चाइल्ड को उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट योर फिज़िकल डिसेबिलिटी में, फिज़िकल डिसेबिलिटी में बॉडी का जो मूवमेंट होता है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी में वॉकिंग या मूवमेंट अफेक्ट होते हैं, एम्पुटेशन में बॉडी का कोई पार्ट एब्सेंट होता है, सेरेब्रल प्लासी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसमें मसल कंट्रोल वीक होता है। ऐसे चिल्ड्रंस के लिए अडेप्टिव फिजिकल एक्टिविटीज़ प्लान की जाती हैं, व्हील चेयर सपोर्ट, सीटेड एक्सरसाइज का यूज़ होता है। फिजिकल एजुकेशन उनकी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव कराता है। रेगुलर एक्सरसाइज से मतलब जो इनकी डिपेंडेंसी होती है किसी और के ऊपर वो कम होती है, एंड स्पोर्ट्स उन्हें मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस देता है। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट योर विजुअल एम्पायरमेंट, विजुअल एम्पायरमेंट का मतलब होता है विजन का लॉस। ये पार्शली भी हो सकता है और कंप्लीट भी। ब्लाइंड चिल्ड्रन ऑडिटरी और टैक्टिकल सेंसेस पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। फिजिकल एजुकेशन में साउंड बेस्ड एक्टिविटीज़ का यूज़ होता है। अब टीचर वर्बल इंस्ट्रक्शंस क्लियरली देते हैं, एक्टिविटीज़ से ओरिएंटेशन और मोबिलिटी इम्प्रूव होती है। स्पोर्ट्स इन चिल्ड्रन को सेल्फ रिलायंट बनाता है, कॉन्फिडेंस और सोशल इंटरेक्शन भी इंक्रीज होता है। अब हेयरिंग एम्पावरमेंट में इफ़ आई गिव यू अ ब्रीफ, हेयरिंग इम्पेयरमेंट में चाइल्ड को सुनने में डिफ़िकल्टी होती है। ऐसे चिल्ड्रन विजुअली कर्स पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। फिज़िकल एजुकेशन क्लास में हैंड सिग्नल्स और डेमोन्स्ट्रेशंस यूज़ किए जाते हैं। गेम्स उनकी कोऑर्डिनेशन और रिएक्शन टाइम को इम्प्रूव करते हैं, एंड ग्रुप एक्टिविटीज़ से टीम वर्क डेवलप होता है। अब फिज़िकल एक्टिविटी स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन कम करती है, जिसकी वजह से स्पोर्ट्स उन्हें इक्वल पार्टिसिपेशन का मौका देता है। नाउ इफ़ पहले एडवांटेज बात कर रहे हैं फिज़िकल एजुकेशन की CWSN के लिए। फिज़िकल एजुकेशन CWSN के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये उनकी फ़िज़िकल फिटनेस इम्प्रूव करता है, मसल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, एंड योर ग्रुप गेम्स से सोशल स्किल्स तुम्हारी डेवलप होती हैं। स्पोर्ट्स इमोशनल स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, एंड फिज़िकल एजुकेशन इंक्लूसिव इन्वायरमेंट तुम्हारे लिए क्रिएट करता है। अब ये चिल्ड्रन को सोसाइटी का एक एक्टिव पार्ट बनाते हैं। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट योर कॉजेज़ ऑफ डिसेबिलिटी, इधर ही लिख देते हैं। चलो मैं लास्ट स्लाइड पे लिखते हैं, बिकॉज तुम्हें फिर PPT देखनी भी तो होती है, तो उस हिसाब से को क्लियरली या कॉजेज़ क्या होते हैं डिसेबिलिटी के। एक तुम्हारी जेनेटिक, तुम्हारी पोवर्टी, तुम्हारी मेंटल हेल्थ, तुम्हारे एक्सीडेंट्स की वजह से, या कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ की वजह से, या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स में दिक्कत, तुम्हें माल न्यूट्रिशन की कमी से, हेल्थ केयर अच्छी नहीं मिली, और न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, इलनेस, लैक ऑफ एजुकेशन टू योर पेरेंट्स और नेबरहुड्स, या टॉक्सिक मटेरियल्स, या फिर मेडिसिन ऐसी कोई ली है तुमने, या फिर वैक्सीन ऐसी कोई ली है, एंड डेंजरस वर्किंग इन्वायरमेंट। बस यही है। एंड अब मैं अगर बात करूँ टाइप्स ऑफ तुम्हारे डिसऑर्डर, एक न्यू स्लाइड पे आते हैं। कहाँ दिखा स्लाइड? यस। सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट योर टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर, तो इसमें तुम्हारे आते हैं डिसऑर्डर के टाइप्स बता रही हूँ मैं, ठीक। इसमें तुम्हारे आते हैं ADHD, OCD, SPD, ODD एंड ASD।
ADHD, SPD है, सॉरी SPD, ADHD है, SPD है, ASD है, ODD है एंड OCD है. अच्छा OCD है यहाँ पे, ठीक है. सो दीज आर योर टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर. अब इनको थोड़ा और अंदर पढ़ें हम. लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट योर ADHD. तो ADHD का फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसाइट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. अटेंशन डेफिसाइट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. सो इट्स योर ADHD. अब ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो किसी को फोकस या अटेंशन नहीं करने देती. मतलब इस डिसऑर्डर में बच्चा ज़्यादा एक्टिव या जल्दी डिस्ट्रैक्ट. मतलब इस डिसऑर्डर में बच्चा ज़्यादा इस डिसऑर्डर में बच्चा ज़्यादा एक्टिव रहता है, जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता है एंड फोकस नहीं कर पाता. अब इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो होते हैं बार बार हिलना डुलना, एक जगह ध्यान ना रहना, बिना सोचे बिना सोचे काम कर देना. इसका एग्जाम्पल तुम लिख सकते हो, क्लास में शांत बैठ नहीं पाता. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज तुम्हारा SPD. योर SPD इज सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर. इस डिसऑर्डर में ब्रेन सेंसरी इंफॉर्मेशन, जैसे तुम्हारा टच हो गया, साउंड हो गया, लाइट हो गया, मतलब सेंसरी इन्फॉर्मेशन को सही तरह प्रोसेस नहीं कर पाता. अब इसके सिम्टम्स हैं लाउड साउंड से डर जाना, कपड़ों को टच पसंद ना आना, लाइट से प्रॉब्लम होना एंड नॉर्मल आवाज़ भी बहुत लाउड लगने लगती है. ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है. नाउ अच्छा इसमें लिखते हैं. इफ आई टॉक अबाउट योर अनदर डिसऑर्डर दैट इज योर ASD. इट्स ऑटिज्म स्पेक्ट्रम एंड डिसऑर्डर. इस डिसऑर्डर में कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन और बिहेवियर में प्रॉब्लम होती है. इसके सिम्टम्स होते हैं आई कांटेक्ट ना करना, अकेले रहना पसंद करना, सेम काम बार बार रिपीट करना. अब एग्जाम्पल है दूसरों से बातचीत में डिफ़िकल्टी, जिसे तुम जेनजीज इंट्रोवर्ट कहते हो. सो इट्स दिस या. नाउ इफ आई से अनदर डिसऑर्डर, इट्स योर ODD. दैट इज योर oppositional defiant and disorder. अब इस डिसऑर्डर में बच्चा बार बार गुस्सा, जिद और रूल्स फॉलो नहीं करता है. इसके सिम्टम्स होते हैं टीचर पेरेंट्स की बात ना मानना, गुस्सा होना, जानबूझकर गलत बिहेव करना. इसका एग्जाम्पल है हर बात पे आर्ग्यू करना. नाउ नेक्स्ट इज योर लास्ट OCD. It's your obsessive compulsive disorder. इस डिसऑर्डर में पर्सन के माइंड में रिपीटेड थॉट आते हैं, जिसे हम ऑब्सेशन कहते हैं, आते हैं और वो बार बार एक ही काम करता है, जिसे हम कंपल्सिव कहते हैं. समझ आया इस डिसऑर्डर का नाम क्यों रखा है. सो इसके सिम्टम्स होते हैं बार बार हाथ धोना, चीज़ें बार बार चेक करना, क्लीनिनेस का एक्सट्रीम फियर होना. अब इसका एग्जांपल होता है दरवाज़ा लॉक है या नहीं बार बार चेक करना. मतलब दिमाग में एक सनक होती है कि मतलब अगर पेन भी टच कर दिया फिर हाथ धोने जाओ, गंदा हो गया होगा, वो चीज़. तो इफ़ आई से अबाउट द डिफ्रेंसिएशन, ADHD तुम्हारा फोकस और हाइपर एक्टिविटी की मेन प्रॉब्लम है. SPD में तुम्हारी सेंसरी रिस्पॉन्स प्रॉब्लम है. ASD में तुम्हारी सोशल एंड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है. OCD में तुम्हारी एंग्री और डेफिनेट बिहेवियर है.
एंड OCD में तुम्हारी रिपीटेड थॉट्स एंड एक्शंस हैं। फुल फॉर्म समझ आ गई। ADHD की है अटेंशन डेफिसाइट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। SPD की है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ASD की है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ODD की है अपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर। एंड OCD की है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब अगर मैं पेपर के हिसाब से बात करूँ तो इनकी फुल फॉर्म्स आती ही आती हैं, 1 मार्कर 2 मार्कर्स में तुम्हें लिखने के लिए आ ही जाती हैं, लिखने की इसकी फुल फॉर्म बताओ, इसकी फुल फॉर्म बताओ, एंड शॉर्ट नोट ऑन दिस। 3 नंबर है 2 के क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। एंड नाउ लेट मी सी अब तुम्हारा ये और क्या रहता है। इम्पोर्टेंस हमने पढ़ ही ली है। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजीज़ वगैरह हैं, ये भी मैंने बता दी कि उनके अकॉर्डिंगली तुम्हें चलो उसकी स्ट्रैटेजीज़ बता देती हूँ मैं। स्ट्रैटेजीज़ फॉर फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो हम CWSN नीड्स के लिए करते हैं। मेडिकल चेकअप होना चाहिए। फिज़िकल एक्टिविटीज़ बच्चों के इंटरेस्ट की बेसिस पे होनी चाहिए। इक्विपमेंट फिज़िकल एक्टिविटी शुड बी अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। Specific environment should be provided. A variety of different strategies should be used. Rules should be modified according to the needs and children with disabilities. And childrens को previous experience के consideration को लाना चाहिए, बार बार बताना चाहिए कि अच्छा ये प्रॉब्लम हुई थी, अब आप इसमें इम्प्रूव कर चुके हो। बस और तो कुछ नहीं है। जनरल एथिक्स हैं कुछ डिसेबिलिटी की, कि इन केस ऑफ इंट्रोडक्शन टू अ पर्सन विद अ डिसेबिलिटी इट इज़ अप्रोप्रिएट टू शेक हैंड्स। उनको अवॉइड करो, उनके व्हील चेयर पे तुम लाई डाउन ना करो, मतलब लटको ना। उनको ध्यान से सुनो, थोड़ा पेशेंस दिखाओ। एंड उनको कभी भी डिसेबल्ड या कुछ ऐसे मत बोलो, या पर्सन विद ब्लाइंड या ब्लाइंड पर्सन, ऐसे वर्ड्स वगैरह यूज़ मत करो। एंड उनसे बात करते हुए उनके आई लेवल पे आओ। अगर वो व्हील चेयर में है तो नीचे बैठ के बात करो। एंड पर्सनल क्वेश्चंस मत करो कि ये कैसे हुआ क्या है। एंड उनको दिखावा मत दिखाओ कि तुम उसकी प्रॉब्लम को समझ रहे हो। जस्ट मेक देम फील कंफर्टेबल। So yeah, this was I think all about this chapter. Now we'll see you in the next chapter, that is your chapter 5. So yeah, this was all about this chapter. We will see you in the next chapter, chapter 5. I guess तुम्हारा न्यूट्रिशन के ऊपर ये chapter 5 शायद। We'll see you in the next chapter. Till the time, follow, share, subscribe. एंड आई होप समझ आ रहा होगा आप सबको। आपके बोर्ड्स भी आ रहे हैं, जस्ट ट्राई टू नोट डाउन दी पॉइंटर्स ओनली। थ्योरी पूरा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, जब मैं पढ़ा रही हूँ उसके बाद एक बार रिवाइज मार लो, या पहले से पूरा चैप्टर पढ़ के आओ ताकि तुमसे पॉइंटर्स नोट कर सको। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। बाय बाय, सी या, टेक केयर।